Let's begin our next question, question number 8, which is standard deviation versus coefficient of variation as a measure of risk. Before solving the question, I want to recall you that, as I've told you before, that standard deviation is not a perfect measure to calculate the risk of any particular security or an portfolio. That's why we use coefficient of variation to calculate the risk. But what's the point that we have to use the coefficient of variation? What's the problem with the standard deviation? So the problem is volatility of returns. Volatility. Volatility simply means ups and downs, because we all know that for the common stock equity, the dividends are not always same. किसी टाइम आपको कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो आपको हाई डिविडेंड पे कर देते हैं, कभी कभी वो आपको लोअर डिविडेंड पे करते हैं, एंड समटाइम्स देयर इज नो डिविडेंड बिकॉज आर रिटर्न्स आर नॉट ऑलवेज पैरेलल. There are ups and downs in our returns. That's why standard aviation fails to record these variations in our returns. हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं तो हम जस्ट रिटर्न्स को देख रहे होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंसीज को, कि होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे और कितने नहीं होंगे, उसको चीज़ को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते यूजिंग योर स्टैंडर्ड डेविएशन. इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन्स दैट हाउ मच रिटर्न्स विल बी वोलाटाइल, कितनी वोलेटिलिटी होगी. हम जब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. मीन हम दोनों एस्पेक्ट्स को अपने माइंड में रखते हैं कि रिस्क कितना होगा और आपके रिटर्न्स कितने होंगे और उनमें कितनी वोलेटिलिटी होगी. ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपसे यही रिक्वायर करेगा. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. कहते हैं कि ग्रीन एज एक कॉरपोरेशन है जो कि अपनी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है वो कंसिडर कर रही है. डिफरेंट उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जिनको वो चूज़ कर सकती है. ये आपके पास प्रोजेक्ट हैं A to D. उसके आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब आर बार गिवन है, रेंज भी आपको गिवन है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करके दिया है. फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कहता है कि विच प्रोजेक्ट इज लीस्ट रिस्की जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेंज. रेंज आपको पता है कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली अप्रोच. यहाँ पर उसने आपको सिर्फ कैलकुलेट करके दी है. आपको पता है कि जितनी रेंज ज़्यादा होगी उतना ही रिस्क ज़्यादा होगा. तो अगर हम ऐसे ही जज करें तो रेंज के बेस पर आपका लीस्ट रिस्की प्रोजेक्ट कौन सा हो जाता है? प्रोजेक्ट ए, बिकॉज इट्स एट मिनिमम रेंज 4%. ठीक है, तो आप रिक्वायरमेंट नंबर ए में मेंशन कर सकते हो कि जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ओनली वी विल चूज प्रोजेक्ट ए बिकॉज इट हैज़ द लोएस्ट रेंज 4%. उसके बाद है रिक्वायरमेंट नंबर बी, विच प्रोजेक्ट हैज़ द लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सप्लेन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन मे नॉट बी द इंटायरली अप्रोप्रिएट मेजर टू कैलकुलेट रिस्क. तो हम क्यों जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रॉपर मेजर कंसिडर नहीं कर सकते? ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो आपकी वोलेटिलिटी को कैलकुलेट नहीं करता, उस वाले एस्पेक्ट को वो निकाल देता है. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट नंबर बी को देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम भी आपका प्रोजेक्ट ए का ही है 2.9%. और अगर हम सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पर चूज़ करना चाहें तो हम प्रोजेक्ट ए को करेंगे. लेकिन आप जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर बी में मेंशन करोगे कि व्हेन वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन वी मिस द वोलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट. हम अपनी वोलेटिलिटी को मेजर नहीं कर पाते. वी फेल टू मेजर द वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स ऑन आर इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज इन्वेस्टर्स जो है वो रिटर्न भी चाहते हैं लेकिन साथ साथ वोलेटिलिटी भी देख रहे होते हैं, क्योंकि वो मिनिमम वोलेटाइल रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. मतलब उनको हर चीज़ फिक्स्ड चाहिए, वोलेटिलिटी पसंद नहीं करते वो. ठीक है, तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी एक परफेक्ट मेजर नहीं है, इसलिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं. रिक्वायरमेंट नंबर सी में कहता है कि आप कैलकुलेट करें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हर प्रोजेक्ट के लिए और फिर बताएं कि आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे और कौन सा आपको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. आपको पता है कि हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं आर बार के साथ, एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ. दोनों आपके पास जो है वो गिवन है, आप हर किसी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हो. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर्स आएंगे वो कुछ यूं होंगे. ठीक है, प्रोजेक्ट ए का, बी का, सी का एंड डी का मैंने सबका आपके सामने कैलकुलेट किया है. अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अकॉर्डिंग चूज़ करना हो तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपकी ये वाली जो है वो सबसे मिनिमम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि प्रोजेक्ट डी जो है वो उसका
सबसे कम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और दूसरी चीज़ कि जब आप प्रोजेक्ट डी को चूज़ करोगे तो बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखोगे, सिर्फ हमने रिस्क को नहीं देखना, हमने रिटर्न्स को भी देखना है। तो अगर आप देखो प्रोजेक्ट डी को बहुत ध्यान से, तो उसका रिटर्न जो है वो देखा जाए तो 12.8% है बाकी तीनों से, सी वाले को छोड़ के। ए और बी जो है उसमें से अगर देखा जाए तो इसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद जो है स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो मतलब उसका अगर सिर्फ रिस्क का पॉइंट भी देखा जाए तो वो उसका रिस्क भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो हमें जो चूज़ करनी चाहिए वो आपकी प्रोजेक्ट डी होगी। मींस जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वी विल चूज़ प्रोडक्ट डी बिकॉज इट्स हैज़ लोएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मिनिमम रिस्क एंड अ हायर लेवल ऑफ रिटर्न, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। अगर तो आपका जो है वो रिस्क अवर्स पर्सन है तो वो डेफिनेटली प्रोजेक्ट डी ही चूज़ करेगा। लेकिन अगर कोई भी आपका इन्वेस्टर जो है वो रिस्क सीकिंग है, तो रिस्क सीकिंग पर्सन्स के लिए जो आपकी प्रोजेक्ट सी है वो एफिशिएंट होगी, क्योंकि हाई रिटर्न हायर रिस्क, ठीक है। तो फॉर रिस्क सीकिंग पर्सन्स प्रोजेक्ट सी विल बी अप्रोप्रिएट एंड फॉर रिस्क अवर्स पर्सन्स प्रोजेक्ट डी विल बी अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड एविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। माइक जो है एक पर्सन है जो कि स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिडर कर रहा है एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन हाईटेक इनकॉर्पोरेशन। बस बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हाईटेक इनकॉर्पोरेशन मतलब ये एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है। एंड अगर हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज़ की बात करें तो देर इज़ नथिंग सर्टन इन दीज कंपनीज़। कोई टेक्नोलॉजी अगर आती है तो वो कितनी देर के लिए स्टे करेगी कोई भी कंफर्म नहीं होता। आपको पता है कि आपका एक मोबाइल फ़ोन आता है और उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, नया मोबाइल फ़ोन आता है उससे बेटर टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो पुराने वाला जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली वो हमारे हाईली वोलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर उनमें रिटर्न ज़्यादा है तो वैसे प्रोजेक्ट्स में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट कहता है क्योंकि वो एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो इनोवेटिव कंपनी है, रिस्क भी उसका ज़्यादा होगा और इसका मेजर कंसर्न भी रिस्क ही है, ठीक है। कहते हैं द रोल ही फॉलोज इज टू इंक्लूड ओनली सिक्योरिटीज विद अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रिटर्न बिलो 0.90। अब उसने माइक ने ये कंसिडर किया हुआ है कि जो भी वो अपना पोर्टफोलियो बनाएगा, जो भी वो सिक्योरिटी सिलेक्ट करेगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.90 से कम होगा देन वो सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब कहता है कि ये सारा उसने डाटा कलेक्ट किया है हाईटेक इनकॉर्पोरेशन के बारे में। हाईटेक ने पिछले सालों में कोई डिविडेंड पे नहीं किया, उसने मेंशन किया यहाँ पे डिड नॉट पे एनी डिविडेंड ड्यूरिंग दीज 4 ईयर्स। ये जो 4 सालों का डाटा आपके पास गिवन है, इन सालों में उसने कोई भी आपको डिविडेंड नहीं गिवन किया। स्टॉक प्राइस गिवन है बिगनिंग पे और एंड ऑफ द ईयर पे, और उसने आपको रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कहा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच ईयर थ्रू 2009 टू 2012 फॉर हाईटेक स्टॉक। एंड गर्ल्स मैं आपको ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ फॉर्मूलाज के रिलेटेड कि अगर आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन ना हो देन आप जो है वो दूसरा फार्मूला यूज़ करते हो रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। सबसे पहले तो हमने एक्चुअल रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग पे बताया था कि आर जो है हमारा वो इक्वल होता है कैश फ्लोज प्लस प्राइस एट टाइम ऑफ एंड ऑफ द पीरियड या फिर सेलिंग प्राइस माइनस बिगिनिंग प्राइस। इसको हम न्यू या ओल्ड भी कह सकते हैं, एंडिंग और बिगिनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आपकी एंड पे होगी वो पी टी, यहाँ पर मैं अगर ई मेंशन कर दूं तो ये एंड वाली प्राइस, और अगर यहाँ पर मैं पी भी मेंशन कर दूं तो इसका मतलब होगा कि ये बिगिनिंग प्राइस है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं आपकी बिगिनिंग वाली प्राइस के साथ। इस तरह से आप हर किसी शेयर के लिए रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपने अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर ली इस फॉर्मूला से। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कि उसने बताया कि उसने 4 सालों के दरमियान में कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया, तो उस केस में ये जो आपके कैश फ्लोज होंगे दे विल बी 0, ठीक है। हर किसी के लिए फॉर ईयर 2009 टिल 2012 आपके जो CF होगा, डिविडेंड होगा, वो क्या होगा, 0 कंसिडर किया जाएगा। रिक्वायरमेंट नंबर 2 देख लेते हैं। कहते हैं अज्यूम दैट ईच ईयर्स रिटर्न इज इक्वली प्रोबेबल, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं भी है। एंड कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न ओवर दिस टाइम पीरियड। आप एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करें, ठीक है, जिसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं, आर बार कहते हैं। आर बार का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते आए हैं वो हम करते आए थे समेशन आर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटीज़, ये फार्मूला यूज़ करते आते हैं। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ गिवन नहीं है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करने के बजाय आर बार के लिए अपना फार्मूला यूज़ करेंगे समेशन आर ओवर
एन। मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन नहीं है तो हम वेटेड मीन से सिंपल जो आपकी एवरेज मीन होता है उसकी तरफ आ जाते हैं। सम ऑफ ऑल रिटर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिटर्न्स। आपके पास 4 रिटर्न्स हैं तो यहाँ पर आपका एन जो है वो 4 होगा। जैसे ही आपने हर किसी का आर कैलकुलेट किया होगा उन सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास समेशन आर की वैल्यू आ जाएगी। इससे आपके पास टोटल जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट नंबर सी कि उसमें आपको स्टैंडर्ड एविएशन को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है और कहते हैं हिंट ट्रीट दिस डाटा एज अ सैंपल। हमने इसको सैंपल लेकर करना है। यहाँ पर सैंपल और पॉपुलेशन मीन की बात होती है। अगर आपने स्टैट्स में जो है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर किया होगा तो जो सैंपल है उसके लिए हम स्मॉल एन यूज़ करते हैं और जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसके लिए हम कैपिटल एन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्मॉल एन यूज़ करना, जो मैं फार्मूला आपको पहले भी बताया था उसमें मैंने आपको स्मॉल एन ही बताया था, इसके साथ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर प्रोबेबिलिटीज़ गिवन हो तो फार्मूला होता है समेशन आर माइनस आर बार स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी, और इससे आप अपना जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर चूंकि प्रोबेबिलिटीज़ गिवन नहीं है तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अब फार्मूला यूज़ करोगे अंडर रूट समेशन आर माइनस आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। यहाँ पर एन वही आपका वो 4 होंगे जितनी आपके पास टोटल रिटर्न्स है, जितने साल का डाटा गिवन है वो। आर आपने कैलकुलेट किया है रिक्वायरमेंट नंबर 1 में, आर बार आपने कैलकुलेट कर लिया होगा जो है रिक्वायरमेंट नंबर 2 में। उन सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास आर बार भी आ जाएगा। आर में से आर बार की जो टोटल वैल्यू होगी चारों को ऐड करने के बाद उसको लेस करोगे, फिर उसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर मैं आपको इसके आंसर्स बताऊं, वेरिएंस आपके पास आएगा अंडर रूट लेने से पहले आपका आंसर 0.7504, और जब आप अंडर रूट ले लोगे मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 86.97%। ठीक है, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट नंबर डी की तरफ आते हैं। बेस्ड ऑन बी एंड सी डिटर्मिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द सिक्योरिटी। अब आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, हमने अपने सिग्मा को डिवाइड कर देना है 8 बार के साथ, तो उससे आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आएगा सी वी जो आपके पास आएगा वो होगा 1.20। ठीक है, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द हाई टेक सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद है रिक्वायरमेंट नंबर ई विच इज गिवन द कैलकुलेशंस इन डी व्हाट शुड बी माइकीज डिसीजन रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ हाईटेक स्टॉक इन हिज पोर्टफोलियो। कि क्या वो हाईटेक कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर हम जज करें ऑन बेसिस ऑफ हिज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस इन्फॉर्मेशन जो कि उसने बताया क्या था कि मैं अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.9 से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस पर जज करें तो फिर उसको हाईटेक के जो है वो शेयर्स परचेज नहीं करने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर वो रिस्क सीकिंग पर्सन है और उसको पता है कि इसका रिस्क अगर ज़्यादा आ रहा है और हाईटेक कंपनी फ्यूचर में जाकर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है और फ्यूचर में उसके रिटर्न्स इंक्रीज हो सकते हैं, देन ही शुड बाय द सिक्योरिटीज़ ऑफ हाईटेक कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसका जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आया है, इसलिए उसको फिर चूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, असेसिंग रिटर्न एंड रिस्क। स्विफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 2 एसेट परचेज करना चाह रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ और दोनों के रिटर्न्स गिवन हैं जो कि आपके पास ये टेबल में है। प्रोजेक्ट 257 एंड प्रोजेक्ट 432। आप देख सकते हो रेट ऑफ रिटर्न्स जिसको हम आर कहते हैं वो भी गिवन है, आपकी प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है। मींस हमारे जो प्रीवियस वाले फार्मूलाज थे वो यहाँ पर यूज़ होंगे और आप इससे जो है इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हो। कहते हैं फॉर ईच प्रोजेक्ट कंप्यूट रेंज, आप दोनों की पहले रेंज कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करें। इन सब को आपने पहले कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि आपने कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करने हैं। रेंज के लिए भी आपको पता है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला भी पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फार्मूला पता है और आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला भी पता है। अगर मैं आपका इसका रिजल्ट आपके सामने लिखूँ, गर्ल्स ये आपके पास रिजल्ट्स की समरी है
रेंज आप दोनों की कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को लेस कर दोगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे, आर बार जो है मल्टीप्लाइड बाय समेशन आर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटीज़। उसके अलावा जब आप स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करोगे तो आप फार्मूला यूज़ करोगे समेशन आर माइनस आर बार स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटीज़। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए फार्मूला यूज़ करोगे सिग्मा डिवाइडेड बाय आर बार। तो आपके पास ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, इन सब आंसर्स के बाद हम जो है नेक्स्ट वाली रिक्वायरमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है कंस्ट्रक्ट अ बार चार्ट ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेट्स ऑफ रिटर्न। गर्ल्स, आपको पता है कि जब भी आप बार चार्ट बनाओगे तो आपके बार चार्ट कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये इस फॉर्म में होंगे, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद कहता है विच प्रोजेक्ट वुड यू कंस्ट्रक्ट कंसिडर लेस रिस्की वाई। बार चार्ट बनाने के बाद जब आपने अपने यहाँ जो है वो मेंशन करना है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो अगर हम देखें तो आपको पता है कि सबसे बेस्ट मेजर है रिस्क को कैलकुलेट करने की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम होगा वो प्रोजेक्ट आपका बेस्ट होगा। अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन प्रोजेक्ट 432 विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर स्विफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि उसको इस प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है,